राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि 25 लाख वोट चुराए गए हैं हरियाणा में। हमारे दर्शक एक बार याद कर लें कि जब हरियाणा का परिणाम निकला था तो कुल कितना अंतर था दोनों पार्टियों के वोटों में। ब्राजील की एक मॉडल है, एंड्रयू फरेरो। आप देखिए, मतदाता सूची में उनकी तस्वीर लगी हुई है, एक मॉडल की तस्वीर लगी है। वो 20 जगह वोट डालने जा रही है। जो मतदाता सूची में फोटो से, नाम से, पते से तस्दीक करते हैं, वहां बैठे हुए पोलिंग एजेंट्स, ये सब लोग धृतराष्ट्र बने हुए थे। फोटो लगी है ब्राजील के की मॉडल की। इतने बड़े सबूतों के बाद अब क्या रह गया है? ये इतना निर्लज्ज सच है कि हमारा लोकतंत्र चुराया नहीं गया है, उस पर डाका डाल दिया गया है। अब चुनाव आयोग जो मिसलीडिंग का ठप्पा लगाकर राहुल गांधी के हर आरोप को नकार देता था, वो इस पर क्या कहेगा? साथियों नमस्कार। राहुल गांधी का एटम बम ने तो चर्चाओं का सिलसिला शुरू किया ही था, लेकिन जब उन्होंने पटना के डाक बंगले चौराहे से यह ऐलान किया कि एटम बम तो गिर चुका है, अब बारी है हाइड्रोजन बम की। आज तारीख है 5 नवंबर 2025 और हाइड्रोजन बम हमें देखने को मिल चुका है। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने एक बार फिर करी और कहा कि महादेवपुरा की बात तो छोटी सी थी, वहां पे लगभग 1 लाख फर्जी वोटर थे। बात हरियाणा की होनी चाहिए जहां पर करीब 25 लाख फर्जी वोटर बनाए गए और पूरे हरियाणा विधानसभा को सेबोटाज करने की कोशिश की गई। जहां लैंडस्लाइड विक्ट्री देखने को मिल रही थी कांग्रेस पार्टी को, लोकसभा में अच्छा परफॉर्मेंस था, तो विधानसभा में अचानक ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर रह जाती है और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत ले जाती है। इस पूरे सिलसिले के ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट, कई अखबारों के संपादक रहे डॉक्टर राकेश पाठक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका बोलता है हिंदुस्तान पर। सर पहला शुक्रिया, सवाल तो शुक्रिया। यही है कि आ, राहुल गांधी का जो हाइड्रोजन बॉम्ब कहा जा रहा है, क्या इसे एक हाइड्रोजन बॉम्ब की तरह देखना चाहिए? क्या जनता इसको एक जरूरी मुद्दे की तरह समझ पाएगी कि जैसे वोट चोरी का मुद्दा स्टैब्लिश हो गया था, अब ये जो सरकार चोरी है, एक नया टर्म कॉइन किया गया है, क्या जनता को इसे सीरियस लेना चाहिए या फिर जनता के समझने लायक की स्थिति अब बन गई है कि नहीं? देखिए धरण, जनता की बात बाद में करेंगे, पहले हम बात करें राहुल गांधी ने आखिर बताया क्या है। ऐसा ऐसा क्या है जिसके लिए अब सबूतों की भी जरूरत नहीं है? महत्वपूर्ण दो तीन मुद्दे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि 25 लाख वोट चुराए गए हैं हरियाणा में। हमारे दर्शक एक बार याद कर लें कि जब हरियाणा का परिणाम निकला था तो कुल कितना अंतर था दोनों पार्टियों के वोटों में। 22,000 कुछ, 22,000, 22,500 वोटों के कुल अंतर से कांग्रेस पार्टी इतनी सारी सीटों पर पिछड़ जाती है। टोटल की बात कर रहा हूं, कहीं 500 से हारी, कहीं 1,500 से, कहीं 2,000 से। और अब अगर 25 लाख वोटों की चोरी का दावा या आरोप लगाए राहुल गांधी, तो वो बहुत चिंताजनक बात है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी ने एक बहुत मजेदार चीज दिखाई है। ब्राजील की एक मॉडल है, एंड्रयू फरेरो। आप देखिए, मतदाता सूची में उनकी तस्वीर लगी हुई है, एक मॉडल की तस्वीर लगी है। वो 20 जगह वोट डालने जा रही है। मतदान केंद्रों पर तैनात लोग, हम सब ने बहुत करीब से चुनाव देखे हैं। मैंने तो संयोग से सरकारी मुलाजिम होने से लेकर पत्रकार के रूप में हर तरह से कई सारे चुनाव कराए हैं और देखे हैं। क्या मतदान केंद्र पर बैठे हुए पीठासीन अधिकारी और उससे पहले मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2, 3, जो उंगली पर स्याही लगाते हैं, जो मतदाता सूची में फोटो से, नाम से, पते से तस्दीक करते हैं, वहां बैठे हुए पोलिंग एजेंट्स, ये सब लोग धृतराष्ट्र बने हुए थे। फोटो लगी है ब्राजील के की मॉडल की। 20 जगह अलग अलग उसके नाम पर वोट डाले जा रहे हैं। वो तो वोट डालने नहीं आई थी, निश्चित तौर पर नहीं आई थी। इंटरनेट से आपने फोटो निकाली, कहीं सरस्वती नाम लिख दिया, कहीं स्वीटी, कहीं विमला, कहीं मीना। इतने बड़े सबूतों के बाद अब क्या रह गया है? ये इतना निर्लज्ज सच है कि हमारा लोकतंत्र चुराया नहीं गया है, उस पर डाका डाल दिया गया है।
अब चुनाव आयोग जो मिसलीडिंग का ठप्पा लगाकर राहुल गांधी के हर आरोप को नकार देता था, वो इस पर क्या कहेगा? कितने पुलिंदे राहुल गांधी कागजों के लेकर आते हैं, सबूत दिखा रहे हैं। अब आते हैं आपके उस सवाल पर, जनता के लिए मुद्दा है या नहीं। दरअसल में ये राहुल गांधी का मुद्दा नहीं है, ये जनता का ही मुद्दा है। राहुल गांधी तो सिर्फ एक चौकीदार के रूप में, जगाने वाले के रूप में, हरकारे के रूप में आवाज लगा रहे हैं, जागते रहो, तुम्हारा वोट चोरी हो रहा है, उस पर डकैती डल रही है। जनता अगर इतनी सारी सच्चाइयों को भी नहीं देखेगी, फिर भी नहीं जागेगी, तो इसमें राहुल गांधी या विपक्ष की कोई गलती नहीं है। अब बिहार में चुनाव होने जा रहा है, कल पहले चरण का मतदान है, तो ये समझिए टाइमिंग पर ध्यान दीजिए। बीच में लोग खिल्ली उड़ा रहे थे, राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम कहां चला गया। हमारे आपके जैसे लोगों के मन में भी ये सवाल आ ही रहे थे कि कहां एटम बम की बात की थी, उसके बाद हाइड्रोजन बम का राग अलाप रहे थे बिहार में, और फोड़ रहे नहीं थे। लेकिन आज राहुल गांधी ने जो खुलासे किए हैं, वे सचमुच भारत के लोकतंत्र, हमारी पूरी चुनाव प्रक्रिया के लिए हाइड्रोजन बम जैसा ही धमाका है। राहुल गांधी ने साबित कर दिया है कि हमारे लोकतंत्र को गंभीर खतरा है। और खतरा किनसे है? सत्ता में बैठे लोग और उनके इशारे पर उनके मातहत मुलाजिम की तरह काम कर रहे केंद्रीय चुनाव आयुक्त, उनका पूरा अमला, पूरा विभाग, पूरा आयोग लोकतंत्र पर डाके में सह अभियुक्त है, वे शामिल है इसमें। जी धरण। सर यहाँ पे एक ये ब्राजीलियन मॉडल वाली बात तो क्लियर हो जाती है कि चलिए, तो साफ तौर पे फर्जी दिखाई ही दे रहा है कि चुनाव आयोग भी इसको क्या ही डिफेंड करेगा, अगर कर ले तो बड़ी बात होगी। ये जो हाउस नंबर 0 वाली बात है, जहां पे ज्ञानेश कुमार जी का ज्ञान तंज करके राहुल गांधी कहते हैं कि जो लोग बेघर हैं उनका हाउस नंबर 0 हम लिख देते हैं। और सबसे पहला सवाल है कि जिसका घर ही नहीं है, जिसके बारे में पता ही नहीं है कि कहाँ रहते हैं, किस इलाके के हैं, किस विधानसभा किस बूथ पे रहते हैं, उसका वोटर आईडी कार्ड कैसे बन सकता है? क्या ज्ञानेश कुमार या फिर चुनाव आयोग के पास अब भी कोई लॉजिक बच गया है अपने इस कुतर्क को सही साबित करने का? मुझे नहीं लगता कि अब क्या, मैं तो ये मान रहा हूं राहुल गांधी ने पहले दिन से, जब से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब से उसके खुलासे किए, चाहे वो कर्नाटक की सीट का हो, फिर महाराष्ट्र की सीटों के बारे में, तर्क तो तब भी नहीं था, वे कुतर्क ही थे। कहां 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए थे, लाखों लोगों को मृतक बता दिया गया था। राहुल गांधी ने तो मृतकों के साथ चाय पार्टी कर ली, दिल्ली में हम्म। बुलाकर मिल लिए, बिहार में मिल लिए। क्या तर्क है चुनाव आयोग के पास? तो चुनाव आयोग एनडीए गठबंधन के घटक दल के रूप में, एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में काम कर रहा है। राहुल गांधी के आरोपों का कोई जवाब उसके पास नहीं है। चुनाव हारे या जीते राहुल गांधी, हमारी बला से, लेकिन अगर लोकतंत्र की चिंता में उसे बचाने के लिए राहुल गांधी जो खुलासे कर रहे हैं, अगर उन पर देश नहीं जागा तो आखिरी नुकसान उसका होने जा रहा है, राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का। बिहार में महागठबंधन का जो होगा सो होगा, लेकिन हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। जनता को भी समझना पड़ेगा। और आप, एक और बात मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि जो लोग जिम्मेदार हैं वे बख्शे नहीं जाएंगे, यद्यपि इसमें एक संवैधानिक पैंच है। मोदी की सरकार ने एक संशोधन करा लिया है जिसमें केंद्रीय हम्म। चुनाव आयुक्त और उनके चुनाव आयुक्तों पर पद से हटने के बाद भी जीते जी मृत्यु पर्यंत उन पर केस नहीं चल सकता। तो राहुल गांधी अब क्या सजा दे पाएंगे हम नहीं जानते, लेकिन जनता सजा दे सकती है। जनता उन लोगों को सजा दे सकती है जिनके हित में ज्ञानेश कुमार या चुनाव आयोग या इससे पहले वाले राजीव कुमार चुनावी प्रक्रिया को रसातल में पहुंचा रहे थे, जिनके लिए वे कर रहे थे, उन्हें सजा दे सकती है। जो लोग ये सब करवा रहे हैं उन्हें सजा जनता दे सकती है। तो अब जनता की जिम्मेदारी है धरण जी। राहुल गांधी तो अपना फर्ज निभा चुके हैं, संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी थी, वे ही जब इसमें शामिल हैं तो अब किससे उम्मीद करेंगे? आखिरी उम्मीद सिर्फ जनता है। अब मैं न्यायपालिका से भी ऐसी उम्मीद नहीं करता कि वो आगे आएगी, क्योंकि एसआईआर के मामले में कितनी लंबी सुनवाइयां हुई,
अंत में क्या किया? प्रवचन देता रहा ना सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हम्म। का काम प्रवचन देना नहीं है, उसका काम था चुनाव आयोग को निर्देश देना कि अंततः आपको ये करना है, करना ही होगा। आधार कार्ड शामिल कराया है ना सुप्रीम कोर्ट ने। जी। तो मुझे लग रहा है कि अब राहुल गांधी के खुलासे देश की चिंता में प्रथम वरीयता पर होने चाहिए। अब देश की जिम्मेदारी है। जी। सर, जितनी सीरियस सिचुएशन हम और आप समझ पा रहे हैं कि अ, अगर मैं एक उदाहरण से समझने की कोशिश करूं, मैं, आप और गौतम अडानी और अंबानी, हम ज्यादातर मामलों में उन रईसों से पिछड़ जाते हैं, ज्यादातर मामलों में हम आप हार जाएंगे उनसे। केवल एक मानक था कि हमारा, आपका और उन दोनों व्यक्तियों का वोट एक था। एक मेरा बराबर। वोट और अंबानी का वोट बराबर है, जहां पे हम दोनों बराबर खड़े हो जाते हैं। क्या जनता इस बात को समझ पा रही है कि देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति भी अगर उनसे हट जाएंगे या फिर इकलौती ताकत उनसे छीन ली जा रही है, तो फिर उनके हाथ में कुछ नहीं बच रहा है? क्या यह सीरियस सिचुएशन समझने लायक भारत की जनता में विवेक है? मैं बड़ा इल्जाम लगा रहा हूं, आई एम रियली सॉरी अगर मैं इसको गलत कोट कर रहा हूं। क्या समझदारी उतनी बची है? क्योंकि हम वोट दे रहे हैं, हम मतलब समाज के बारे में बोल रहा हूं, हम वोट दे रहे हैं मंदिर के नाम पर, हम वोट दे रहे हैं हिंदू रक्षा के नाम पर, हम वोट दे रहे हैं मुसलमानों को टाइट करने के नाम पर। क्या हम वोट बचाने के नाम पे वोट दे पाएंगे? देखिए, इसकी अग्नि परीक्षा धरण बहुत जल्दी होने वाली है। जिस वक्त हम और हम्म। आप बात कर रहे हैं, जिस वक्त हमारा वीडियो लगेगा, उसके चंद घंटे बाद बिहार की जनता ही इस परीक्षा में अपना फैसला सुना देगी। आएगा 14 नवंबर को सामने। लेकिन वो अगर जी। ये नहीं सोच पा रही है कि उसका एक वोट, नरेंद्र मोदी का एक वोट, गौतम अडानी का एक वोट, XYZ का एक वोट बराबर है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय सबको बराबर माना था। इसीलिए मताधिकार में कोई भेदभाव नहीं है। सिर्फ एक ही है कि आपको बालिग होना चाहिए, वयस्क हम्म। मताधिकार। बाकी तो अमीर गरीब, भाषा, क्षेत्र, रंग रूप कोई भेद नहीं करते। और वही अकेला एक अंतिम औजार जो मतदाता के हाथ में है, नागरिक के हाथ में है, वो भी वैसे नहीं क्रियान्वित हो पाए जैसे वो चाहता है। मतदाता धरण वर्मा को वोट देना चाहता है, देकर भी आया है। या तो वो किसी और के खाते में गिना जा रहा है, या धरण जी के पहुंचने से पहले ही एंड्रयू फरेरा उसका वोट डाल गई है। तो ये उसके मताधिकार पर सबसे बड़ी चोट है। अब आपका जो सवाल है, सचमुच में एक बार की सुनने में अच्छा नहीं लगता कि हम इस देश के सामूहिक मानस पर, उसकी चेतना पर सवाल उठाएं। लेकिन सवाल इसलिए उठाने पड़ रहे हैं कि पिछले कई सालों में, खासतौर से पिछले 8-10 सालों में जितने चुनाव हुए हैं और जिस तरह के माहौल, जिस तरह के जनता के मूड सबने भापे, लेकिन परिणाम उससे उलट निकले। बताइए, आप महाराष्ट्र में या हरियाणा में कौन कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है? बड़े से हम्म। बड़े निष्पक्ष पत्रकार, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, चुनाव विशेषज्ञ, वो गुप्ता जी रो रहे थे बाद में एक बार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा कहीं नहीं मान रहे थे कि बीजेपी की सरकार आ रही है, या कहीं मान रहे थे वहां नहीं आई, जहां मान रहे थे वहां आ गई। तो ये जो लोगों के अनुमान पूरी तरह खारिज हो रहे हैं परिणाम में, हरियाणा में कोई नहीं मान रहा था, खुद भी भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही थी। 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता नहीं मान रहे थे उनकी सरकार फिर से आ रही। तो जी। अब ये जनता के ऊपर जो आपने सवाल उठाया है, ये हमारा अधिकार है कि जब हम सत्ता से सवाल करते हैं तो जनता से भी कर सकते हैं। हम नहीं कह रहे वो किस पार्टी को वोट दे, हम नहीं कह रहे कि वो सत्ता परिवर्तन करे ही, लेकिन वो इतना तो सोच ले कि वो जो वोट देने जा रही है, जिसको वोट देकर आई है, जो वोट मतदाता ने दिया है, वो सही जगह गिना गया कि नहीं। और अगर उसे वोट देने से ही रोका जा रहा है, इस तरह के फर्जी नाम मतदाता सूचियों में शामिल किए जा रहे हैं। बिहार में 121 साल की महिला है कोई, बनारस में एक कोई साहब है, उनके 54 बच्चे हैं। तो ये सारी जो गड़बड़ियां हैं, ये बता रही हैं कि हमारी पूरी चुनाव प्रक्रिया को इन लोगों ने दूषित कर दिया है। सत्ता में बैठे लोगों का जो अहंकार बोलता था, अमित शाह जो कहते थे हम तो 50 साल राज करेंगे,
वो राहुल गांधी सही कह रहे हैं कि वो इस आधार पर ही कहते थे क्योंकि उन्होंने सिस्टम को हाईजैक कर लिया था। वरना कोई पार्टी, कोई नेता ये कैसे दावा कर सकता है? कांग्रेस भी 1947 से दशकों तक राज कर रही थी, पर कांग्रेस के किसी नेता ने ये नहीं कहा कि हम अगले 50 साल राज करेंगे। वे तो चुनाव हारे, इंदिरा गांधी चुनाव हारे, फिर सरकार में आए। तो ये हमारे पारदर्शी लोकतंत्र और उसकी पवित्रता पर डाका है, डकैती है ये। और जो लोग डकैती डाल रहे हैं वोट के अधिकार पर, उन्हें सजा देने का काम जनता का है। और ये जनता के ऊपर ही हम छोड़ते हैं कि वो कब सजा देगी और कितनी क्या सजा देगी। जी सर, जो आज का युग है एआई का युग है। बच्चा बच्चा भी अपने फोन में एआई से डेटा प्रोसेस करना सीख चुका है। राहुल गांधी कहते हैं कि अगर इनकी इंटेंशंस क्लियर है, इनकी इंटेंशन साफ है, तो इतने सारे जो फर्जी वोट है उनको 2-3 क्लिक्स पे हटाया जा सकता है, डेटा रीड करवा के इनके फोटोज, इनके ब्लड, नाम वगैरह इन सबको क्लियर आउट किया जा सकता है। ऐसा नहीं किया जा रहा है। क्या ये क्लियर इल्जाम है कि चुनाव आयोग का ही इंटेंशन खराब है? ये कोई गलती नहीं है, ये कोई जो है कोई ह्यूमन मिस्टेक नहीं है, ह्यूमन एरर नहीं। कितनी मानेंगे सर? देखिए, एक गलती हो सकती है, 10 गलतियां हो सकती हैं, एक राज्य में कोई गलती हो सकती है, एक विधानसभा में कोई हो सकती है, 2, 4, 10 बूथ पे हो सकती है। तमाम राज्यों में ऐसी हजारों और लाखों गड़बड़ियां मिल रही हैं, तो ये गलती नहीं है, ये ह्यूमन एरर नहीं है। इसके पीछे पूरा एक तंत्र काम कर रहा है, सिस्टम लगा हुआ है। इसीलिए चुनाव आयोग हर चीज छुपाने की कोशिश करता है। हरियाणा चुनाव के बाद उसने अपने नियम बदल दिए। जो डेटा रखना था, सीसीटीवी फुटेज रखने थे, उन्होंने एक तो देने से इनकार कर दिया, फिर उन्हें सुरक्षित रखने की अवधि घटा दी। तो राहुल गांधी ने आज तो सीधे आरोप लगाया, दोबारा लगाया है, पहले भी लगाते रहे, कि चुनाव आयोग इन सारी गड़बड़ियों में शामिल है, वही सब करवा रहा है। किसके इशारे पर कर रहा है ये अब देश समझ चुका है। तो मुझे नहीं लग रहा कि अब इससे ज्यादा और क्या साफ गोई की जरूरत है। कौन से सबूत चाहिए? कब तक मिसलीडिंग कहकर चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार, लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष के तथ्यात्मक सबूतों वाले आरोपों को नकारते रहेंगे? आखिर कब तक? जी तो देखिए, ये तो बात क्लियर हो जाती है कि जहां तक जवाब देने की बात है, तो जवाब तो नहीं मिलने वाले हैं। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ज्ञानेश कुमार जी ये कह देते हैं कि हम सीसीटीवी फुटेज कैसे दे दे, हमारी बहन बेटियां जो है वोट देने जाती हैं, तो कौन बहन बेटियां हैं वो तो पता ही चल गया। ब्राजीलियन मॉडल है, उनका चेहरा तो नहीं दिखा सकते हैं, उनका प्राइवेसी का इशू होता है। लेकिन साफ तौर पे अब जिम्मेदारी जनता के ऊपर है कि वे सवाल पूछना कब शुरू करेंगे। वे ये पूछना कब शुरू करेंगे कि हमारा वोट जो हमें हर व्यक्ति को बराबर करता है वो कहां गायब हो गया। तब तक कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। सर, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी तरह की चर्चाएं और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।